दोस्तों आओ झूमे गाए में आपका स्वागत है। सबसे पहले व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद जो हमारी कहानियाँ काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से हम प्रोत्साहित होके और कहानियाँ उनके सामने पेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस यात्रा को आगे बढ़ा के आज हम ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ हम हिंदुस्तानी संगीत का मज़ा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय उपमहाद्वीप का संगीत है। इसका वर्णन आमतौर पर मार्ग संगीत और शास्त्रीय संगीत जैसे शब्दों का उपयोग करके किया जाता है। दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो प्रमुख परंपराएं हैं। एक तो है उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत को हिंदुस्तानी और दक्षिण भारतीय अभिव्यक्त को कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय दीप्ति बंसल एंड हर टीम। तो शुरुआत एक मंत्र से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। इस मंत्र का सच्चे मन से जाप करने पर आप देखेंगे कि आलोकित करने वाली शक्ति हर समय आपके आसपास ही है। मंत्र गुरु को सभी नामों और रूपों में देखने की क्षमता मांगता है और वो यहाँ तक कि उस गुरु को स्वीकार करने, प्यार करने और सेवा करने की क्षमता भी मांगता है दोस्तों। तो इसी बीच दोस्तों राग खमाज में ठुमरी की पहली पेशकश। छब दिखला जा बांके सवारिया, ध्यान लगी मोहे तोरी। दोस्तों हिंदुस्तानी संगीत राग के सभी पहलुओं के सुधार और अन्वेषण पर जोर देता है, जबकि कर्नाटिक प्रदर्शन छोटी रचना आधारित होते हैं। हालांकि दोनों प्रणालियों में मतभेदों की तुलना में अधिक सामान्य विशेषताएं बनी हुई हैं दोस्तों। भारत के पूर्वी भाग से एक और अनूठी शास्त्रीय संगीत परंपरा जिसको ओडिसी संगीत कहते हैं, जो 2000 साल पहले विकसित हुआ है दोस्तों। भारत के शास्त्रीय संगीत की जड़ें हिंदू धर्म के वैदिक साहित्य और प्राचीन नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा प्रदर्शन कला पर क्लासिकल सांस्कृतिक पाठ में पढ़ाई जाती है दोस्तों सारंग देव के 13वीं शताब्दी के संस्कृत पाठ संगीत रत्नाकर को हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत परंपराओं दोनों द्वारा निश्चित पाठ माना जाता है दोस्तों। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दो मूलभूत तत्व हैं, राग और ताल। स्वर के विविध प्रदर्शनों पर आधारित राग एक गहन जटिल मधुर संरचना का निर्माण करता है, जबकि ताल समय चक्र को मापता है दोस्तों राग एक कलाकार को ध्वनियों से माधुर्य बनाने के लिए एक प्लेट देता है, जबकि ताल उन्हें समय का उपयोग करके लयबद्ध सुधार के लिए एक रचनात्मक ढांचा प्रदान करता है। भारतीय शास्त्रीय संगीतों में स्वरों के बीच का स्थान अक्सर स्वरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होता है और ये पारंपरिक रूप से पश्चिमी शास्त्रीय अवधारणाओं जैसे कि सामंजस्य, प्रतिरूप, तार या मॉड्यूलेशन से बच जाता है दोस्तों। जैसे जैसे आगे कार्यक्रम बढ़ता रहा, ऐसा लगा कि माँ सरस्वती का पूरा आशीर्वाद दीप्ति बंसल जी के ऊपर और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ होते हुए। तो दोस्तों रहा सवाल हिंदुस्तानी संगीत का। उत्तर भारतीय परंपरा ने संभवतः 14वीं या 15वीं शताब्दी के बाद अपना आधुनिक रूप प्राप्त किया दोस्तों। अकबर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तानी संगीत का विकास चरम पर पहुंच गया था दोस्तों। 16वीं शताब्दी की इस अवधि के दौरान तानसेन ने ग्वालियर के हिंदू राजा रामचंद्र के संरक्षण में अपने जीवन के पहले 60 वर्षों तक संगीत का अध्ययन किया और संगीत नवचारों की शुरुआत की और उसके बाद अकबर के दरबार में प्रदर्शन किया। हिंदुस्तानी संगीत के संस्थापक तानसेन की शैली और नवचारों ने कई लोगों को प्रेरित किया और कई आधुनिक घराने हिंदुस्तानी संगीत शिक्षा घर खुद को उनके वंश से जोड़ते हैं।
हिंदुस्तानी संगीत शैली मुख्यतः उत्तर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाई जाती है। ये 4 प्रमुख रूपों में मौजूद है: ध्रुपद, ख्याल या ख्याल जिसको कहते हैं, तराना और अर्थशास्त्रीय ठुमरी। ध्रुपद प्राचीन है, ख्याल इसमें विकसित हुआ, ठुमरी ख्याल से विकसित हुई। ठुमरी की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं दोस्तों, उसमें लखनऊ घराना, बनारस घराना और पंजाबी घराना। ये लोक संगीत नवचारों में बुनते हैं। टप्पा सबसे लोक संगीत है जो शास्त्रीय संगीत संरचना में व्यवस्थित और एकीकृत होने से पहले संभवतः राजस्थान और पंजाब क्षेत्र में मौजूद था। ये लोकप्रिय हो गया। बंगाली संगीतकारों ने अपना टप्पा विकसित किया दोस्तों। ख्याल हिंदुस्तानी संगीत का आधुनिक रूप है और इस शब्द का शब्दक अर्थ कल्पना है दोस्तों। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के इस्लामी समुदाय के बीच सूफी संगीतकारों के लिए टेम्पलेट था और कव्वालों ने अपने लोक गीतों का ख्याल प्रारूप में गाया था दोस्तों। तो दोस्तों, ध्रुपद जो है हिंदू पाठ नाट्य शास्त्र में वर्णित प्राचीन रूप, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले शास्त्रीय संगीत के प्रमुख रूपों में से एक है। ये शब्द ध्रुव से आया है जिसका अर्थ है अचल और स्थायी। दोस्तों, एक ध्रुपद में कम से कम 4 छंद होते हैं जिन्हें स्थायी या अस्थायी, अंतरा, संचारी और अबोग कहा जाता है। सिथरी भाग एक राग है जो मध्य सप्तक के पहले टेट्राकार्ड और निचले सप्तक नोट्स का उपयोग करता है। अंतरा भाग मध्य सप्तक के दूसरे टेट्राकार्ड और उच्च सप्तक नोट्स का उपयोग करता है। संचारी भाग विकास का चरण है जो पहले से बजाए गए सिथरी और अंतरा के हिस्सों का उपयोग करके बनाया गया है और ये तीनों सप्तक स्वरों के साथ निर्मित मधुर सामग्री का उपयोग करते हैं। अभोग समापन खंड है जो श्रोता को सिथिर के परिचित शुरुआती बिंदु पर वापस लाता है दोस्तों। लय बधाई विविधताओं के साथ एक सौम्य अलविदा जैसे कम नोट्स के साथ जो आदर्श रूप से गणितीय अंश होते हैं, जैसे कि द्विगुण, तिगुण या चौगुन, जिसको चौथा भी कहते हैं। कभी कभी भोग नामक 5वां श्लोक शामिल किया जाता है, हालांकि आमतौर पर दार्शनिक या भक्ति विषयों से संबंधित होते हैं। कुछ ध्रुपद राजाओं की प्रशंसा के लिए बनाए गए थे। दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत में सुधार का केंद्रीय महत्व है और प्रत्येक घराने स्कूल परंपरा ने अपनी तकनीक विकसित की है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी बीच छब दिखला जा बांके सवारिया ध्यान लगी मोहे तोरी। तो दोस्तों, बहुत ही मज़ा आनंद लेते हुए सारे दर्शक और हम लोग, बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन। और दोस्तों, जब से हम अनवाइंडिंग जर्नी में चले हैं, बहुत ही हमें ऐसा मौके मिल रहे हैं जब हम अपने आप को रिजुनोवेट कर सकें, रिबूट कर सकें और रिजॉइस कर सकें। तो दोस्तों, इसी बीच तीसरी पेशकश, खेल रहे रंग होरी। तो दोस्तों, जैसे आप जानते ही हो कि होली का कनेक्शन ब्रिज के साथ है और भगवान कृष्ण के साथ है, तो फोकल पॉइंट यहाँ भगवान श्री कृष्ण। तो दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत में सुधार का केंद्रीय महत्व है और प्रत्येक घराना यानी स्कूल परंपरा ने अपनी तकनीक विकसित की है। इसके मूल में ये एक मानक रचना यानी बंदिश से शुरू होता है, फिर विस्तार नामक प्रक्रिया में इसका विस्तार करता है, सुधार
विद्याओं की जड़ें प्राचीन हैं और अधिक सामान्य तकनीकों में से एक को आलाप कहा जाता है, जिसके बाद जोर और जाला आते हैं। आलाप अन्य चीज़ों के बीच संभावित टोनल संयोजनों की खोज करता है। जोर गति या टेम्पो तेज की खोज करता है, जबकि जाला बीट पैटर्न को बनाए रखते हुए स्ट्रोक के फिश नेट जैसे जटिल संयोजनों की खोज करता है। कर्नाटक संगीत की तरह हिंदुस्तानी संगीत ने विभिन्न लोक धुनों को आत्मसात किया है। उदाहरण के लिए काफ़ी और जैजवंती जैसे राग लोक धुनों पर आधारित हैं। दोस्तों रहा सवाल कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ किए जाते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्रों में सितार, सरोद, सुरबहार, एसराज, वीणा, तानपुरा, बांसुरी, शहनाई, सारंगी, वायलिन, संतूर, पखवाज और तबला शामिल है। दोस्तों यहाँ पर हमें सारे इंस्ट्रूमेंट तो नहीं मिले, लेकिन जितने मिले वो काफ़ी थे इस बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस के लिए। तो दोस्तों तबला बजाने वाले एक प्रकार का ड्रम आमतौर पर लय बनाए रखते हैं, जो हिंदुस्तानी संगीत में समय का सूचक है। एक अन्य सामान्य वाद्य यंत्र तार वाला तानपुरा है, जिसे राग के पूरे प्रदर्शन के दौरान एक स्थिर स्वर एक ड्रोन पर बजाया जाता है और जो संगीतकार के लिए संदर्भ बिंदु और पृष्ठभूमि दोनों प्रदान करता है, जिसके खिलाफ संगीत खड़ा होता है। तानपुरा की ट्यूनिंग बजाए जा रहे राग पर निर्भर करती है। तानपुरा बजाने का कार्य परंपरागत रूप से एकल कलाकार के एक छात्र को सौंपा जाता है। संगत के लिए अन्य वाद्य यंत्रों में सारंगी और हारमोनियम शामिल है। दोस्तों यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया गया और लोग आनंदमयी हो गए इनके संगीत बजाने से। तो दोस्तों रहा सवाल नोटेशन सिस्टम, जिसको अंकन प्रणाली कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत विस्तृत और अभिव्यंजक दोनों है। दोस्तों पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की तरह ये सप्तक को 12 अर्धस्वरों में विभाजित करता है, जिनमें से 7 मूल स्वर आरोही तान वाला क्रम में है। हिंदुस्तानी संगीत के लिए सा रे गा मा पा धा नी और कर्नाटक संगीत के लिए सा री गा मा पा धा नी। पश्चिमी के समान संगीत का दो रे मी फा सो ला ती। हालांकि भारतीय संगीत कुछ आधुनिक पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के विपरीत जस्ट इंटोनेशन ट्यूनिंग का उपयोग करता है, तो समान स्वभाव ट्यूनिंग प्रणाली का उपयोग करता है। दोस्तों इसके अलावा आधुनिक पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के विपरीत भारतीय शास्त्रीय संगीत सुधार पर बहुत जोर देता है। अंतर्निहित पैमाने में 4, 5, 6 या 7 स्वर हो सकते हैं, जिन्हें स्वर कहा जाता है। कभी कभी स्वरस के रूप में भी लिखा जाता है। स्वर अवधारणा प्राचीन नाट्य शास्त्र में अध्याय 28 में पाई जाती है। दोस्तों बहुत बढ़िया। दोस्तों इसी बीच तीसरी पेशकश हो री मैं खेलूं शाम से डट के, बहुत अच्छा संगीत यहाँ पे। दोस्तों रहा सवाल विशेषताओं का, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत दक्षिण एशिया संगीत की एक शैली है। दूसरी शैली फिल्मी विभिन्न प्रकार के पॉप, क्षेत्रीय लोक, धार्मिक और भक्ति संगीत है। दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग और ताल 2 मूलभूत तत्व हैं। दोस्तों राग एक मधुर संरचना का निर्माण करता है और ताल समय चक्र को बनाए रखता है। राग और ताल दोनों रचनात्मकता के लिए खुले ढांचे हैं
और बहुत बड़ी संख्या में संभावनाओं की अनुमति देते हैं। हालांकि परंपरा कुछ 100 रागों और तालों को बुनियादी मानती है। राग का ताल या समय के विभाजन के बारे में मार्गदर्शन से घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। प्रत्येक इकाई को एक मात्रा, बीट और बीट्स के बीच की अवधि कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये पूरी व्याख्या थी भारतीय शास्त्रीय संगीत का, स्पेशली यहाँ पे हिंदुस्तानी वोकल जो है म्यूज़िक। और दोस्तों आनंद लेते हुए इस पूरे कार्यक्रम का, जैसे आप जानते ही हैं शुरू से ही हमारा एक मिशन रहा है कि हम अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को एक खुश माहौल में देखना चाहते हैं और उनको रोज़मर्रा की टेंशन से दूर करके उनको अनवाइंडिंग एक्सपीरियंस, रिजुनिवेटिंग मूड, रिबूटिंग, तो उस तरफ की दुनिया में ले जाना चाहते हैं जिससे वो अपने आप को रिलैक्स फील कर सके। तो दोस्तों इसी बीच जो है दीप्ति जी का बहुत ही अच्छा वोकल रिसाइटल और दिल खुश हो गया दोस्तों अक्सर हमारे में एक मटेरियलिस्टिक थॉट आता है कि भारतीय संगीत से हमें क्या लाभ है। तो दोस्तों भारतीय संगीत की चिक्कत से ही लाभ हैं। हम सदियों से भारतीय शास्त्रीय संगीत की शांत करने वाली शक्ति को जानते हैं। इसके सुखदायक स्वर और लय का उपयोग लोगों को आराम करने और तनाव कम करने में मदद करने के लिए किया गया है दोस्तों अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनने से चिंता कम करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों भारतीय शास्त्रीय संगीत एक एंटी डिप्रेसेंट के रूप में भी काम करता है। संगीत एक ऐसा कौशल है जो किसी व्यक्ति के दिमाग को शांत कर सकता है और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य में मदद कर सकता है, आत्मविश्वास पैदा करता है, धैर्य बढ़ाता है, तनाव कम करता है दोस्तों। ये कुछ फ़ायदे हैं इसके। तो रहा सवाल दोस्तों कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत क्यों सीखना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये तनाव कम कर सकता है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करने में मदद करता है और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गाने से सांस को नियंत्रण करने में भी मदद मिलती है दोस्तों। तो रहा सवाल कि राग गाने से क्या बेनिफिट होता है दोस्तों। रागों से मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों को एंडोर्फिन्स, खुशी के हार्मोन जारी करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है दोस्तों, जो किसी भी व्यक्ति के मूड को बेहतर बनाता है दोस्तों। इसी बीच 5वीं पेशकश श्याम रंगनो हमारी गली आई के। दोस्तों यह भी एक बहुत बढ़िया पेशकश। दोस्तों भगवान कृष्ण का होली के साथ बहुत ही कनेक्शन। कृष्ण जी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उनको दूध वाली राधा से प्यार हो गया, लेकिन वह इस बात से शर्मिंदा थे कि उनकी त्वचा गहरे नीले रंग की थी और राधा का रंग गोरा था दोस्तों। इसे सुधारने के लिए उन्होंने अन्य दूधियाओं के साथ खेल के दौरान राधा जी के चेहरे को रंग दिया। रंगीन पानी और पाउडर फेंकने की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है दोस्तों। सामान्य मौज मस्ती को कृष्ण जी की विशेषता के रूप में भी देखा जाता है, जो अपनी शरारतों और खेल के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों इसी बीच जो है अपना ये कार्यक्रम चलता रहा और हम अपने आप को बाहर की दुनिया से अलग होके एक आनंदमय दुनिया जहाँ पे हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िकल रिसाइटल चल रहा था, जिसके गुण मैंने अभी आपको बताए कि कितने सारे गुण हैं, जिसमें डिस्ट्रेसिंग गुण हैं और अपना माइंड फ्रेश करने के गुण हैं। तो दोस्तों कभी आपको मौका मिले ज़रूर ऐसे जगह पे आइए जहाँ पे हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल चल रहा हो, तो आपको ज़रूर एक अच्छी फीलिंग आएगी और आपका दिल खुशी से झूम उठेगा और अपना अनवाइंडिंग एक्सपीरियंस आपका
बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, रहा सवाल आपके मन में ये हो गया कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक के ग्रेट्स कौन कौन से थे। कई सारे जो इसमें जो हैं आर्टिस्ट रहे हैं, जैसे भीमसेन जोशी, उस्ताद जाकिर हुसैन, हरि प्रसाद चौरसिया, अली अकबर खान, पंडित जसराज, अब्दुल करीम खान, आमिर खान, रवि शंकर, अमजद अली खान, MS सुब्बालक्ष्मी, अल्लाह रखा, तानसेन जो ग्रेट माने जाते हैं, अनुरुद्ध वर्मा। दोस्तों, इसी बीच छठी पेशकश बर जोरी करो ना मुझसे होरी में दोस्तों, बहुत ही एक उम्दा प्रस्तुति। इसमें दोस्तों ज़्यादातर राधा कृष्ण की जो है अपनी नोक झोंक जो है मज़ेदार इसमें आपको मिलेगी। तो रहा सवाल दोस्तों लेजेंड्स का, जिसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, बड़े गुलाम अली खान, शिव कुमार शर्मा, लता मंगेशकर, वेलायत खान, गंगूबाई हंगल, पंडित राम नारायण, बेगम अख्तर, बंदे खान, अब्दुल वाहिद खान। दोस्तों गिनती कम पड़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी जो है क्लासिकल जो है हमारे म्यूजिशियंस और लेजेंड्स रहे हैं हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक में। दोस्तों रहा सवाल कि क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत डिक्लाइन पे है। दोस्तों, भारतीय शास्त्रीय संगीत की लुप्त होती कला, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि युवाओं और शास्त्रीय भारतीय संगीत के बीच का एक अंतर मौजूद है। संगीत विशेषज्ञों के अनुसार सितार, तानपुरा, पखवाज या सारंगी जैसे शास्त्रीय भारतीय वाद्य यंत्र युवा पीढ़ी के संगीतकारों के बीच लगातार अपनी लोकप्रियता खो रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रीय संगीत पीढ़ियों से संगीत की अन्य शैलियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। प्रत्येक गुजरते वर्ष के साथ अधिक से अधिक एकल कलाकार और शैलियाँ उभर रही हैं। दोस्तों, प्रासंगिक और सफल बने रहने के लिए तेज़ी से संगीत पेश करने वाले कलाकारों की दौड़ में शास्त्रीय संगीत आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों रहा सवाल हाउ शुड वी प्रिजर्व द ट्रेडिशनल म्यूज़िक। तो दोस्तों, लोक गीतों को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रभावी तरीके हैं, जिनमें उन्हें आगे बढ़ाओ, जांचें कि अन्य लोग उन्हें सीखें और उन्हें दूसरों के सामने गाएं, उन्हें अनुकूलित करें, उन्हें इस तरह से लिखें कि आने वाली पीढ़ियां द्वारा उनका उपयोग किया जा सके। उदाहरण के लिए सामान्य संगीत संकेतन। तो दोस्तों, इसी बीच आखिरी पेशकश मारो प्रणाम बांके बिहारी। तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि कृष्ण के ऊपर जो है फोकस है इसमें। दोस्तों, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है बांके बिहारी जी, मारो प्रणाम। तो दोस्तों, ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि जो हमारा भारतीय शास्त्रीय संगीत है जो इतना पुराना है, हम इसको रिवाइव कर सकें, इसको मेंटेन कर सकें, इसको प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि ये हमारे को विरासत में ये चीज़ मिली हुई है। और इसके जैसे फ़ायदे मैंने आपको बताए फ़ायदे हैं, लेकिन हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, हर मंच पे हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जो है आने वाली पीढ़ी इसको जो है अडॉप्ट कर सके और ये आगे बढ़ा सके। जहाँ कहीं भी हमारा कोई प्रोग्राम होता है, हमें चाहिए कि जो शास्त्रीय संगीत गाने वाले हैं उनको वहाँ इनवाइट करें, उनको मौका दें, क्योंकि हमारे जो है बच्चे भी जब तक उनके सामने वो देखेंगे नहीं कि शास्त्रीय संगीत होता क्या है, उनको पता नहीं लगेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जैसे बच्चे देखेंगे, आजकल की नौजवान पीढ़ी जब ये देखेगी उनको बहुत अच्छा लगेगा। इवन हमारे जैसे नॉन प्रोफेशनल लोगों को जब ये अच्छा लगा, तो उम्मीद है सभी को अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको कहानी बहुत अच्छी लगी जो हमने यहाँ प्रस्तुति की, और आप भी हमें जो है प्रोत्साहित कीजिए, हमें पसंद हमारा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और व्यू कीजिए पूरी तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम एक अलग ही पर्सपेक्टिव से अपनी आपको कहानियाँ सुनाएं।